Hi, welcome to the Enlightenment Academy, and we are here with our another video whose topic is income tax. इनकम पर लगने वाला टैक्स, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो होता क्या है, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले पॉइंट आता है इनकम टैक्स इज एन इम्पोर्टेंट डायरेक्ट टैक्स। ये एक डायरेक्ट टैक्स होता है। अब ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा रुक करके सबसे पहले बात करते हैं उसकी हिस्ट्री की। इंट्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1860 बाय सर जेम्स विल्सन इन ऑर्डर टू मीट द लॉसेस सस्टेन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड अकाउंट ऑफ द मिलिट्री ऑफ 1857। 1857 की जो क्रांति स्टार्ट हुई थी, श्री मंगल पांडे जी द्वारा जो क्रांति स्टार्ट करी गई थी, उसमें ब्रिटिशर्स के बहुत सारे अंग्रेजों का खर्चा बढ़ गया था, जिसकी वजह से उस खर्चे को फुलफिल करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने यानी कि जेम्स विल्सन ने एक लॉ बना दिया था, जिसमें उस टाइम पर 200 तक की जिसकी ईयरली इनकम थी उनको 2 से 5% इनकम टैक्स देना था। तो ये प्रथा जब से चली आई, क्यों हुई, कैसे हुई, ये कभी बाद में बात करेंगे, फिलहाल इसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आज के टाइम में इनकम टैक्स एक्ट 1961 हमारे यहाँ पर कार्य करता है, यानी कि जितने भी टैक्स वगैरह चलते हैं सारे के सारे चलते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत। टाइप ऑफ टैक्सेस, 2 प्रकार के टैक्स होते हैं। पहला आता है डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स। अब ये इनकम टैक्स क्या होता है, जिसकी हमने बात की थी ऊपर ही कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। पॉइंट, मैं किसी कंपनी में जॉब करता हूँ, मेरी एक इनकम आती है और वो मेरी सैलरी अकाउंट में आती है, वहीं से टैक्स काट लिया जाता है। क्या सबकी टैक्स काट ली जाती है? नहीं। अब जो सिस्टम आज करंट ईयर में चल रहा है, अगर मेरी ईयरली इनकम 5 लाख से कम है तो मुझे कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। लेकिन अगर मेरी इनकम 5 लाख से ऊपर जाती है तो मुझे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। और कौन भरते हैं इनकम टैक्स? वो सारे लोग जो कहीं ना कहीं अर्निंग कर रहे होते हैं। अब उनका क्या मोड ऑफ अर्निंग होता है, इसके बारे में थोड़ी देर में पता चलेगा, बातें करेंगे हम। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? जो टैक्स सीधे हमारे अकाउंट से कट जाते हैं, जो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करते हैं, वो हमारे कहलाते हैं डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या कहलाते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स वो कहलाते हैं जो हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं देते, हम किसी के थ्रू देते हैं। जैसे सपोज दैट कि मैं मार्केट में गया और मैंने कोई सामान परचेज करा, तो मैं गवर्नमेंट को उसका टैक्स अलग से नहीं दूंगा, उस प्राइस में ऑलरेडी वो टैक्स इंक्लूडेड होगा। वो पैसा मैं दूंगा शॉपकीपर को और शॉपकीपर उसका पैसा देगा गवर्नमेंट को, यानी कि वो पैसा मेरा ही था, वो इनडायरेक्टली रूप में गवर्नमेंट के पास पहुंचा। तो फिर वो कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब एक देखने वाली बात यह है कि इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स जिसको वैट बोलते थे, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, इन सबको एक टैक्स बना दिया गया 1 जुलाई 2017 से, जिसे नाम दिया गया जीएसटी एक्ट 2017। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो अब इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में हम सिर्फ जीएसटी को पे करते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ आगे करें था इनकम इंक्लूड इनकम फ्रॉम। इनकम कहाँ से इनकम फ्रॉम करता है? कैश और काइंड। मैं चाहे कैश लूँ, चाहे मैं किसी प्रकार से कुछ भी चीज़ें उसके बदले में ले रहा हूँ। कि अगर मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ तो वो मुझे कैश तो दे रही है, साथ साथ में मुझे उसने बिल्डिंग भी दे रखी है, गाड़ी भी दे रखी है और अदर सोर्सेज दे रखे हैं जिनका मैं बेनिफिट लेता हूँ, तो उसका मैं टैक्स गवर्नमेंट को पे करूँगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है लीगल और इलीगल इनकम। चाहे मेरी इनकम लीगल है चाहे इलीगल है, टैक्स पे करना पड़ेगा। टेम्परेरी और परमानेंट। टेम्परेरी और परमानेंट ऐसा नहीं है कि मैं सीजन के हिसाब से काम करता हूँ और सीजनली काम के हिसाब से मुझे क्या कहते हैं इनकम होती है तो मैं उस पर टैक्स ना पे करूँ, ऐसा भी नहीं है। चाहे मेरी इनकम टेम्परेरी हो चाहे मेरी इनकम परमानेंट हो, लेकिन अगर मैं इस सर्कमस्टेंसेज में आता हूँ जहाँ पर मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है तो फिर मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। द नेक्स्ट इज रिसिप्ट बेसिस और एक्चुअल बेसिस, यानी कि चाहे मैं रसीद के हिसाब से बेच दूं या बिना रसीद के हिसाब से एक नॉर्मल मार्जिनल तौर पर गवर्नमेंट को टैक्स पे करूं, लेकिन वो भी करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है गिफ्ट। गिफ्ट अगर 50,000 से कम है तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन हाँ अगर गिफ्ट की अमाउंट 50,000 से ज़्यादा की होती है तो फिर मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। लमसम और इंस्टॉलमेंट, चाहे मैं चीज़ एक साथ खरीद लूँ चाहे मैं इंस्टॉलमेंट पे खरीदूँ, अगर वो चीज़ अंडर क्राइटेरिया आती है टैक्स के तो फिर मैं को टैक्स देना पड़ेगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज मोरेवर द इनकम इज डिफाइंड इन सेक्शन 224 ऑफ द एक्ट। अब वो कौन सा एक्ट में आते हैं? पॉइंट आता है सबसे पहले पर्सन। यहाँ पर पर्सन से मतलब एक इंडिविजुअल पर्सन से नहीं है, यहाँ पर पर्सन से मतलब एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन
एक फर्म से है। वो कौन कौन सी फर्म है? जैसे सबसे पहले एन इंडिविजुअल, चाहे अकेला बिजनेस का मालिक हो, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF के अंतर्गत आ रही हो वो हो, एक कंपनी हो, कोई फर्म हो, एसोसिएट ऑफ पर्संस AOP हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स BOI हो। इनमें से कोई भी फर्म अगर आती है, वो चाहे किसी के भी थ्रो रन हो रही हो, वो एक पर्सन के अंतर्गत आती है और इस सिचुएशन में गवर्नमेंट को पे टैक्स देना ही पड़ता है हमें। नेक्स्ट आता है SSC। SSCs कौन होते हैं? SSCs एक वो पर्सन होता है जो टैक्स पे करता है। इफ आई एम एलिजिबल टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट देन आई एम द SSCs, यानी कि वो कोई भी पर्सन जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है या उस क्राइटेरिया में आता है, वो SSCs कहलाता है। नेक्स्ट आता है असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर। अब ये क्या होता है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर? इसे समझाने के लिए मेरे को थोड़ा सा ये बोर्ड लेना पड़ेगा। अगर आपने नोट्स बना ली हो तो वेल एंड गुड है, अगर नोट्स नहीं बनाए हो तो बना लीजिए, फिर मैं रफ करके आपको समझाता हूँ। 1 2 3 4 एंड 5। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे किसकी? असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर की। इसकी बात करने से पहले हम कुछ बातें करते हैं। नॉर्मली आपको पता है अगर हम ईयर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली ईयर दो कंडीशंस में बांटा जाता है। सबसे पहले तो होता है हमारा कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर जो आपको पता है हमारा बढ़ता है 1 जनवरी से लेकर के और 31 दिसंबर तक किसी भी साल में। और एक हमारा होता है फाइनेंशियल ईयर जो डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है या बांटा जाता है 1 अप्रैल एक ईयर से लेकर के नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक। इज दैट क्लियर? पहले ये ध्यान कर रखिएगा कि ये हमारा कैलेंडर ईयर क्या होता है और हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। अब बात आती है असेसमेंट ईयर या प्रीवियस ईयर की। तो फिर मान के चलिए कि ये जो हमारा ईयर चल रहा है इस टाइम पर चल रहा है 2022-2021। इससे पिछला जो सेशन होगा वो सेशन रहा होगा हमारा 2019 टू 2020। यानी कि जो मेरा ये वाला साल है ये मेरा कहलाएगा प्रीवियस ईयर, जबकि ये मेरा कहलाएगा असेसमेंट ईयर। इसका मतलब कि मैंने पिछले साल में जो भी इनकम जनरेट करी थी उसका टैक्स मैं इस साल में पे करूंगा, तो वो मेरा कहलाएगा असेसमेंट ईयर। ध्यान रखिएगा कि जब भी हम सेशन की बात करते हैं तो फिर हम इस ईयर में पिछले साल की जनरेट जो इनकम हुई थी उस पर टैक्स पे कर रहे हैं। तो हम जिस साल का टैक्स पे कर रहे हैं वो कहलाता है प्रीवियस ईयर, और ये जो साल है जिस साल में हम वो पे कर रहे हैं वो हमारा कहलाता है असेसमेंट ईयर। नाउ अब हमारा अगला पॉइंट आता है हेड ऑफ इनकम, कि इनकम में कौन कौन से हेड आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इनकम फ्रॉम सैलरीज, यानी कि वो लोग जो कहीं पर जॉब करते हैं और उनकी सैलरी आती है, क्या वो आते हैं टैक्स के अंतर्गत या नहीं आते हैं, या वो टैक्स देंगे या नहीं देंगे। देखिए पहले एक चीज़ बता दिया जाए, यहाँ पर आप खुद को एज अ इनकम टैक्स समझना कि आप इनकम टैक्स वाले हो या नहीं हो। बहुत सीधा सा हिसाब चलता है यहाँ पर। गवर्नमेंट का ये मतलब नहीं है कि उसको पकड़ करके ज़बरदस्ती पैसे लेने ही लेने हैं। बस वो एक क्राइटेरिया देखता है कि अगर आप कमा रहे हो तो फिर कितना कमा रहे हो और क्या, ताकि GDP भी निकाली जा सके। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपने वो क्राइटेरिया जो लिमिट तय करी गई है अगर आप उससे अंडर कमा रहे हो तो नहीं दिया जाएगा पैसा नहीं लिया जाएगा, और अगर आप उस क्राइटेरिया के बाहर जाते हो तो फिर आपसे पैसा लिया जाएगा, और अगर बाई चांस आपसे एक्स्ट्रा पैसा आता है तो फिर वो पैसा आपको वापस कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट का सीधा सा सिस्टम चलता है। तो अब इसके हिसाब से देखना कि आप कैसे कैसे लोगों से पैसा ले सकते हो। तो वही है कि इनकम फ्रॉम सैलरी, जो लोग कहीं जॉब करते हैं या सैलरी बेस्ड है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, दूसरा बंदा एक पकड़ लिया जाता है, वो ये कहता है कि सर मैं कमाने तो नहीं जाता लेकिन मेरे बाप दादाओं के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, हमने किराए पे मकान दे रखे हैं बहुत सारे और वहाँ से हमारी इनकम जनरेट हो रही है। तो आप कहोगे ओहो पैसा आ रहा है ना, तुम भी किसके अंतर्गत आते हो? हेड ऑफ इनकम के, क्योंकि इनकम तो जनरेट हो ही रही है। थर्ड आता है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस, यानी कि वो प्रोफेशंस जो कि कहीं ना कहीं इनकम करते हैं, जैसे टीचिंग फील्ड हो गया या एडवोकेट हो गया, लॉयर हो गया, या डॉक्टर्स होते हैं वो हॉस्पिटल में भी काम करते हैं, उसके बाद जाकर के शाम को अपना क्लिनिक खोल करके भी पैसा कमाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जो बाई प्रोफेशन पैसा कमाते हैं, वो भी इनकम के
अंतर्गत आते हैं कैपिटल गेंस। कैपिटल गेंस मतलब कि आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, खेत वगैरह बेच दिया, वहाँ से इनकम आ गई और आपको वहाँ से इंटरेस्ट वगैरह मिल रहा है तो उस पर भी टैक्स लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हेयर द मीनिंग ऑफ अदर सोर्सेज लाइक कि आपने लॉटरी में पैसा लगाया, वहाँ से आपकी लॉटरी निकल गई, आप कोई गेम शो जीत गए, आपने घोड़ों की रेस में पैसा लगा दिया, आपने आईपीएल बैटिंग कर ली, हालांकि इलीगल है। जो पहले बताया गया था इलीगल पर भी पैसा इनकम जनरेट होती है तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ता है। तो ठीक वही वाली बात आती है कि अगर आप आईपीएल जैसी चीज़ों में पैसा लगाते हो और आपको पैसा जनरेट होता है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट होता है। नेक्स्ट आता है सर्च चार्जेस। क्या होते हैं सर्च चार्जेस? मतलब होता है लिखा हुआ टैक्स के ऊपर भी एक टैक्स बना हुआ, यानी कि टैक्स के ऊपर टैक्स देना सर्च चार्जेस कहलाता है। ये कुछ स्पेशल केसेस में होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए, अगर इंडिया की कंडीशन से बात चल रही है तो जिस व्यक्ति की एक एनुअल इनकम 50 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम है, उनको उनकी टोटल इनकम टैक्स यानी कि 30% के बाद भी 10% एक्स्ट्रा देना पड़ता है, यानी कि उनकी जो टोटल आ जाती है टैक्स, वो रेट कितना बन जाता है, वो बैठ जाता है 33%। इन द स्पेशल केस कब? जब किसी एक पर्टिकुलर इंसान की करंट टाइम में सैलरी कितनी है, मीन्स एक एनुअल इनकम कितनी है, 50 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ से कम, और वहीं पर अगर उसकी टोटल ईयरली इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा होती है तो वो सर्च चार्जेस 10% की जगह 15% बैठ जाता है, तो वो सर्च चार्जेस है। नेक्स्ट आता है कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम में लिखा हुआ इनकम विच आर ऑफ आ कैजुअल एंड नॉन रिकरिंग नेचर, यानी कि ऐसा नहीं जो हमेशा ही जनरेट होता है। जैसे भी बताया गया था कि आईपीएल में सट्टा लगा लिया, या आपकी लॉटरी लग गई, आप केबीसी में पैसा जीत करके आ गए, आप हिंडान शो में गए, वहाँ से आप प्राइज मनी जीत करके आ चुके हो, तो ये हमेशा जनरेट नहीं होती है लगातार, ये कभी कभी जनरेट होती है, लेकिन इस पर भी टैक्स लगाया जाता है, तो इन्हें बोला जाता है कैजुअल इनकम। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर। एक्सेप्शंस टू प्रीवियस ईयर, जो पहले बताया गया था कि असेसमेंट ईयर क्या होता है कि वो अगर हम पिछले साल का टैक्स पे कर रहे हैं जिस साल में, वो हमारा असेसमेंट ईयर कहलाता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि हमारा जो प्रीवियस ईयर होता है वो इक्वल होता है असेसमेंट ईयर के। जी हाँ, प्रीवियस ईयर ही इक्वल होता है असेसमेंट ईयर के। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर के कि ऐसा कब होता है, तो इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं। कौन कौन से स्पेशल केसेस हैं? पहला है इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट फ्रॉम द शिपिंग बिजनेस। मान के चलिए कि किसी देश से कोई जहाज वगैरह आया और उसने इंडिया में या किसी देश के एक बंदरगाह पे यानी कि बाउंड्री पे ला करके उसे उतार दिया, और वो जैसे ही उतार करके जाने लगा आपने उससे आवाज़ लगी, ओए इधर आ, जल्दी आ, पैसा दे, बिजनेस करके गया है, और वो कहता है कि नहीं भाई साहब मैं आपको अगले साल दूंगा। तो आपको कैसे पता कि वो अगले साल आएगा या नहीं आएगा, बिजनेस होगा या नहीं होगा? इसका मतलब कि वो जिस साल में माल उतार के गया है उसे उसी टाइम पर टैक्स देना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा ये टैक्स दिया जाता है 7.5%। ध्यान रखिएगा ये दिया जाता है 7.5%। किस केस में? जब कहीं किसी दूसरे देश से कोई सामान आपके देश में उतारा जाता है उस सिचुएशन में, ठीक है। सेकंड केस आता है इनकम ऑफ पर्सन लिविंग इंडिया। मान के चलिए कि कोई व्यक्ति इंडिया में रहता है और उसने पर्टिकुलरली डिसाइड कर ही लिया, एक साल अभी पूरा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट भी नहीं हुआ था, जो हमारा 31 मार्च को होता है नेक्स्ट ईयर, सपोज वो दिसंबर तक रहता है 9 महीने, और उसके बाद उसने प्लानिंग कर लिया कि बस अब उसे इंडिया छोड़ करके बाहर जाना है और वो परमानेंटली बसना चाहता है। इस सिचुएशन में 9 महीने उसने जितना पैसा कमाया था उसे उसी टाइम पर उसका टैक्स दे करके फिर वो बाहर जाएगा। तो इस कंडीशन में भी जो उसका असेसमेंट ईयर है वो प्रीवियस ईयर का ही काम करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है फुलफिल द पर्टिकुलर पर्पस। सपोज दैट कि 4 लोग कहीं जुड़े किसी भी एक विशेष कार्य से, उन्होंने कोई बिजनेस करा और उस बिजनेस को करने के बाद उन्होंने 2 या 3 महीने में वो प्रॉफिट अर्न करा और उसके बाद वो एक दूसरे को टाटा बाय बाय बोल करके घर जाने लगे। इस सिचुएशन में भी अब वो दोबारा मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इनकम टैक्स कौन पे करेगा? इस कंडीशन में भी वो जो पर्टिकुलर पर्पस के थ्रू मिले थे वो काम कंप्लीट होने पर, फुलफिल होने पर, जो भी उनका इनकम टैक्स के थ्रू जो भी उनका रिटर्न बैठता है उनको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा उसी टाइम पर, और उसके बाद वो अपने घर जा करके खुशहाल जिंदगी बिता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिसकंटिन्यूटेशन ऑफ बिजनेस, यानी कि
अगर कोई पर्सन अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू करना चाहता है, वो लगातार बिजनेस चला रहा था काफ़ी टाइम से और 10 महीने के बाद अब उसका मन है कि नहीं, अब वो अपने बिजनेस को बंद करना चाहता है और अपना आराम से मोहमाया की ज़िंदगी से परे जाना चाहता है, उस सिचुएशन में भी उसने जितने टाइम तक वो बिज़नेस चलाया, उस साल में जितने महीने भी उसने बिज़नेस चलाया होगा, हाँ, और उस टाइम पे उसे जितनी अर्निंग हुई होगी उसके हिसाब से उसे वो इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। ये भी एक कंडीशन आती है प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई आता जरूर है और बच्चे छोड़ के आ जाते हैं और कई बार समझ भी नहीं पाते, तो इस चीज़ को एक बार ध्यान रख लेना। एंड होप सो आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और आपसे मिलते हैं बहुत ही जल्द नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।